हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी यूपीपीएससी आरओ एआरओ की क्लासेस चल रही हैं। ये है आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 21। जिसने 20 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्ज़ाम करके, तो आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी टीजीटी, पीजीटी, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और हिंदी साहित्य की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा उनकी तैयारी कर रहा है तो एक बार आप प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक लिया है ये लिया है हमने सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है? तो हेनरी फ्योल हैं, एल्टन मायो हैं, चेस्टन बर्नार्ड हैं या फिर F.W. टेलर हैं। तो जो वैज्ञानिक प्रबंधन का जो जनक माना जाता है वह कौन है? ये है ऑप्शन नंबर डी, F.W. टेलर। कौन है? F.W. टेलर हैं। तो इसमें जो राइट है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक फ्रेडरिक विंसलो टेलर को माना जाता है। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंधन इस दृढ़ विश्वास पर आधारित है कि दोनों का हित समान है। कर्मचारियों की समृद्धि के बिना प्रबंधकों की समृद्धि और इसके विपरीत प्रबंधकों की समृद्धि के बिना कर्मचारियों की समृद्धि भी अधिक समय तक नहीं रह सकती। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित से मापी जाती है। तो आवृत्ति, आयाम, वेग या फिर तरंग दैर्घ्य। तो जो ध्वनि की प्रबलता होती है ये किससे मापी जाती है? तो ये आयाम से मापी जाती है। तो ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम से निर्धारित होती है। ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता इस बात पर निर्भर करती है कि ध्वनि किस सीमा तक कंपन करता है, अर्थात कंपन का आयाम कितना है। तो कंपन का आयाम अधिक होने पर ध्वनि तेज होती है और स्रोत से दूरी बढ़ने पर तीव्रता उसकी कम हो जाती है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। तो रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे या फिर अंध बिंदु पर। तो दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब होता है वह किस पर बनता है? तो ये बनता है ऑप्शन नंबर सी, रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे। तो दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनती है। इसे दूरदर्शिता भी कहा जाता है क्योंकि केवल दूर की वस्तुएं ही स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं और इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन से लेंस का? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है वायु प्रदूषण का, जल प्रदूषण का, ऊष्मीय प्रदूषण का या फिर ध्वनि प्रदूषण का। तो नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है तो किसका है? ये है ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मीय प्रदूषण का, ऊष्मीय प्रदूषण। तो ऊष्मीय प्रदूषण या थर्मल प्रदूषण ऐसी प्रक्रिया है जो पानी की गुणवत्ता को कम करके उसके परिवेश के तापमान को बढ़ा देता है, जिससे तापमान में वृद्धि हो जाती है। और यह प्रदूषण थर्मल, परमाणु, नाभिकीय, कोयले कारखाने, तेल क्षेत्र जनरेटर और कारखानों और मिलों जैसे विभिन्न औद्योगिक संयंत्रों द्वारा शीतलक पानी का प्रयोग करने से होता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम दिया था। तो किसने दिया था? न्यूटन ने, एल्बर्ट आइंस्टीन ने, बोहर ने या फिर हैंडेन ने। तो प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसने दिया था? तो ये नियम दिया था ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। तो प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम आइजैक न्यूटन ने दिया था और यह न्यूटन का तीसरा नियम था। कौन सा नियम था? तीसरा। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। गति के संबंध में न्यूटन द्वारा
3 नियम प्रतिपादित किए गए हैं, जिसमें जो पहला है वह है जड़त्व का नियम, दूसरा है संवेग का नियम और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है? तो विकिरण है, संवहन है, चालन है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है, है ना? नहीं है, तो किसके लिए नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकिरण के लिए जो माध्यम है वह आवश्यक नहीं है। तो विकिरण या ऊष्मा संचरण की इस विधि में माध्यम कोई भाग नहीं लेता है। इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल में सीधी रेखा में संचरित होती है। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें मूलभूत कण कौन सा है? तो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, पाई मेसॉन है या फिर क्वार्क है। तो मूलभूत कण पूछा है, इसमें कौन सा है? तो देखो ये है ऑप्शन नंबर डी, क्वार्क। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, क्वार्क। तो क्वार्क पदार्थ एक मूलभूत घटक है और इसे एक प्राथमिक कण के रूप में परिभाषित किया गया है। ये क्वार्क संयुक्त कणों का निर्माण करते हैं जिन्हें हैड्रॉन कहा जाता है और जिनमें सबसे स्थिर न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन है जो परमाणु नाभिक के घटक है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित को मिलाते हैं। तो जस्ता, क्रोमियम, टिन या फिर तांबा। तो किसको मिलाया जाता है? तो ये मिलाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम को मिलाया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ हम क्रोमियम को मिलाते हैं। जो क्रोमियम है ये क्रोमियम सिल्वर सफ़ेद रंग की एक धातु होती है। क्रोमियम कठोर एवं क्षणभंगुर धातु होती है और इसकी जंग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि क्रोमियम की खोज किसने की थी, तो ये की थी लुइस निकोलस वॉकेलिन ने वर्ष 1797 में किया था। ठीक है, 1797 में की थी। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, नाभिक के आकार की कोटि निम्नलिखित होती है। तो 1 × 10⁻⁻15 मीटर, 1 × 10⁻12 मीटर, 1 × 10⁻10 मीटर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नाभिक के आकार की कोटि कितनी होती है? ये होती है ऑप्शन नंबर ए, 1 × 10⁻15 मीटर। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? तो कोबाल्ट है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है या फिर निकेल ऑक्साइड है। तो कौन सा है जो कि कांच को एक गहरा नीला रंग प्रदान करता है? तो ये है कोबाल्ट। कौन सा है? कोबाल्ट है। तो कोबाल्ट ऑक्साइड ये कांच को नीला रंग प्रदान करता है। कोबाल्ट ऑक्साइड उन रासायनिक यौगिकों का एक परिवार है जिसमें कोबाल्ट और ऑक्सीजन परमाणु शामिल होते हैं। कांच को अलग अलग रंग प्रदान करने हेतु उसमें अलग अलग पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैसे हरा रंग अगर बनाना है, हरा रंग के कांच को बनाना है तो उसमें सोडियम क्रोमेट, और लाल रंग को बनाना है तो उसमें क्यूप्रस ऑक्साइड, लाल के लिए कैडमियम सल्फाइड, नारंगी के लिए सिलेनियम ऑक्साइड और पीला रंग हेतु कैडमियम सल्फाइड तथा बैंगनी से हल्का हेतु मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये सभी मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? खसरा, रेबीज, पोलियो या फिर क्षय रोग। तो इनमें से कौन सा है जो कि विषाणु जनित रोग नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, क्षय रोग। कौन सा है? क्षय रोग। तो क्षय रोग को क्या हम और बोलते हैं? इसको टीबी बोलते हैं, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रामक रोग है जो जीवाणु के कारण होता है और क्षय रोग के कारण जीवाणु खांसी और छींक के माध्यम से हवा में छोड़ी गई छोटी बूंदों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ठीक है, क्षय रोग से बचने हेतु BCG का टीका लगवाया जाता है।
तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन के है या फिर विटामिन ई है। तो कौन सा विटामिन है ये सभी जानते हैं, विटामिन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में विटामिन डी बनता है और इसे धूप का विटामिन भी कहा जाता है। त्वचा के धूप के संपर्क में आने पर हमारे शरीर में विटामिन डी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो उसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और जो भी चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।